हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में आप सबका क्या है स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वन शॉट में। आज के लेक्चर में मैं क्या खत्म करने वाला हूँ, हम खत्म करने वाले हैं मीनिंग एंड सप्लाई ऑफ मनी, यानी मुद्रा का अर्थ या मुद्रा की पूर्ति, इसको समझने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। आइए सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं परिभाषा से। बोर्ड पे जाने से पहले अगर मैं आपको बताऊं इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। इसकी देखो परिभाषा जो बनेगी, अगर मान लो मूल्य नहीं होता तो क्या होता। मूल्य नहीं होता तो वो चीज़ याद करो, वस्तु विनिमय वाली। ठीक है, उसमें क्या होता था, उसमें होता था कि किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हमें क्या करना पड़ता था, चीज़ों का मोल भाव ठीक से हम नहीं कर पाते थे। ठीक है ना, चीज़ों का हम मोल भाव ठीक से नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि जो वस्तु थी हमें नहीं पता था कि 1 किलो चावल के बदले कितना, मेरे को मान लो मेरे को क्या चाहिए, किसी और ऐसी चीज़ की ज़रूरत है, जूते की ज़रूरत है, एक जोड़ी जूते की। अब मैं एक चावल लेके जा रहा हूँ 1 किलो, अब मुझे क्या पता एक जोड़ी जूता मेरे को उसमें मिलेगा या सिर्फ एक पेयर जूता मिलेगा या सिर्फ एक ही जूता मिलेगा, नहीं पता ना। यानी मेजर करने में काफ़ी दिक्कत आती थी, है ना, मूल्य का मापन नहीं हो पाता था। और मान लो ज़्यादा दिन तक अगर आप किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखना चाहो तो स्टोर करके भी नहीं रख सकते हो। क्यों? क्योंकि चीज़ें अगर मान लो आपके पास टमाटर है या कोई भी ऐसी चीज़ है, सब्जी है, वो क्या हो जाएगी, सड़ने लग जाएगी, गलने लग जाएगी। ठीक है, खराब होने लग जाएगी। यानी अगर मान लो मूल्य नहीं था तो काफ़ी चीज़ें मुश्किल थी एक्सचेंज करने के लिए, स्टोर करके रखने के लिए। ठीक है, और किसी भी चीज़ को मापने के लिए, मेजर करने के लिए। तो उसी को खत्म करने के लिए जो चैप्टर है हमारा, ये मूल्य आया है। और मूल्य में सबसे पहली चीज़ को हमें यही समझना था कि मूल्य का चैप्टर आया क्यों है। तो मूल्य की परिभाषा ही यही इन 3 चीज़ों से मिलकर बनेगी। पहला मूल्य का मापन होगा उसमें, ठीक है, और क्या होगा, मूल्य का हम क्या कर पाएंगे, संचय कर पाएंगे, स्टोर ऑफ वैल्यू कर पाएंगे, और क्या कर पाएंगे, मूल्य के अकॉर्डिंग हम लेन देन यानी क्या कर पाएंगे, एक्सचेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो परिभाषा यही होगी, मुद्रा को ऐसी वस्तु के रूप में परिभाषित किया जाता है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार्य हो और साथ ही जो मूल्य मापन, मूल्य संचय का कार्य भी करती है। यही बताया था मैंने 3 चीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज अ मेजर एंड एज स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है बच्चों, हम देखेंगे कि अभी जो 3 चीज आपके सामने आई, विनिमय का माध्यम, और क्या आया, मूल्य का मापन, ठीक है, और क्या आया, मूल्य संचय। इन्हीं 3 चीज से मिलके क्या बनता है, हमारा मुद्रा का कार्य बनता है, हमारा फंक्शंस ऑफ मनी बनता है। ठीक है, वो 3 चीज कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे। हाँ, मुद्रा के कार्य को हम 2 फंक्शंस के रूप में बांटते हैं। पहला आता है मेरा प्राइमरी फंक्शन यानी प्राथमिक कार्य, फिर आता है मेरा सेकेंडरी फंक्शन यानी द्वितीयक कार्य। प्राइमरी फंक्शन में 2 चीजें आती हैं, एक आता है विनिमय का माध्यम, एक आता है मूल्य का मापन। मैंने अभी बताया आपको, किसी भी चीज को मेजर करना, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए मूल्य में हम इजीली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए, 1 लीटर दूध चाहिए जी, ले लो 66 रुपये दे दो। ठीक है, आपको क्या चाहिए जी, एक जोड़ी जूता चाहिए, ले लो जी 1300 रुपीज़ दे दो, है ना, कुछ ऐसा। और विनिमय का माध्यम क्या है, काफ़ी आसान हो जाता है। अगर मेरे पास अगर पैसे हैं तो मेरे पास आसान हो जाता है क्या करना, पैसे के थ्रू किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करना। ठीक है, अब आ रहा है द्वितीयक कार्य। द्वितीयक कार्य क्या है, आपका अस्थगित भुगतान का मानक। अस्थगित भुगतान का मानक का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई पेमेंट जो फ्यूचर तक आपका जाए, ठीक है ना, जिसे हम स्थगित नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लो ये लोन ले लिया, लोन को मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके पेमेंट कर रहा हूँ, फ्यूचर तक क्या जाएगी, उसकी पेमेंट जाएगी। ठीक है, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट भी कहते हैं। मूल्य का संचयन, द्वितीय कार्य में क्या आ रहा है, मूल्य का संचयन आ रहा है। मूल्य का संचयन यानी आप क्या कर पाओगे, वैल्यू को स्टोर करके रख पाओगे। भाई पैसे को कितने भी दिन तक स्टोर करके रख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी के बाद मेरा अगला टॉपिक आता है मुद्रा की पूर्ति यानी सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या है भाई, देखो इसका मतलब होता है, देखो तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था, स्टॉक और प्रवाह पढ़ाया था, है कि नहीं। अभी आपको इसमें बताना है कि ये स्टॉक है कि प्रवाह है, स्टॉक है कि फ्लो है। जब किसी भी चीज को पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया जाएगा, जब किसी भी चीज को समय के एक निश्चित बिंदु पे मेजर किया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ वीडियो पॉज करके मेरे बताने से पहले। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे क्या कहा जाएगा, उसे स्टॉक कहा जाएगा। ठीक है ना, मैंने बताया था जब किसी को पॉइंट ऑफ टाइम में, पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर टाइम में या समय के निश्चित बिंदु पर जिसे मापा जाए वो क्या होता है, मेरा स्टॉक कहलाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही है, मुद्रा की जो पूर्ति है, मुद्रा की पूर्ति सभी अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय बिंदु पर जनता के पास उपलब्ध मुद्रा की कुल मात्रा से होता है। ठीक है, किससे होता है भाई, मुद्रा की कुल मात्रा से होता है जो जनता के पास उस समय उपलब्ध है, समय के एक निश्चित बिंदु पर उपलब्ध है। मेरे पास अभी कुछ पैसे हैं, अगले कुछ घंटे में कुछ और होंगे कि नहीं होंगे। मनी सप्लाई रेफर टू द टोटल वैल्यू ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ
पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी, है ना, पॉइंट ऑफ ए टाइम, समय का एक निश्चित बिंदु है कि नहीं बनते हो बच्चों। अब देखो मैंने भी बताया था कि क्या होता है मेरा स्टॉक होता है, क्या आपका मनी जो सप्लाई होता है, मनी सप्लाई वो क्या होता है, स्टॉक होता है, ठीक है। अच्छा जब मैं मनी सप्लाई की बात करता हूं तो इस चीज को ध्यान रखना, जो मैंने डेफिनेशन में भी बोला है मैंने, कि जनता के पास जो करेंसी है उसकी बात की जाती है, ठीक है ना। हम इसमें उसकी बात नहीं करते हैं जो आरबीआई पैसे छाप रहा है, नहीं, जनता के पास जो पैसा है, ठीक है ना, क्योंकि जो आरबीआई पैसे छाप रहा है वो तो अभी हमारा किसमें नहीं आया, फ्लो में नहीं आया है ना। अगर फ्लो में नहीं आया है, वो मार्केट में नहीं आया है, तो उसको हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि वो रखा हुआ है, उसका कोई वास्तविक कार्य भी हो ही नहीं रहा है। तो जिसका वास्तविक कार्य हो रहा होगा, यानी जो अभी जनता के पास करेंसी होगी, वो क्या कर रही होगी, उसका एक्सचेंज कर रही होगी, एक्सचेंज के माध्यम से क्या कर रही होगी, अपनी जरूरतों को पूरा कर रही होगी, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, समय के निश्चित बिंदु पर मापा जाता है, और इसमें जनता के पास करेंसी की बात करते हैं, ठीक है। आरबीआई के पास जनता के जो आरबीआई के पास क्या होगी, करेंसी होगी, उसको हम इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे। अब कह रहा है मुद्रा पूर्ति की विशेषता क्या है। सबसे पहले तो स्टॉक अवधारणा मैंने बताया था कि ये जो कंसेप्ट है, जो सप्लाई मनी सप्लाई है, ये कैसा कंसेप्ट है, ये स्टॉक कंसेप्ट है, ठीक है, क्योंकि इसे समय के निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। और जनता के पास मुद्रा, ऑब्वियसली इसमें सिर्फ उसी को कैलकुलेट किया जाएगा, उसी को ही इसमें इंक्लूड किया जाएगा जो करेंसी किसके पास होगी, जनता के पास होगी, ठीक है। आरबीआई के पास जो करेंसी होगी उसको कैलकुलेट या उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो मेरा लास्ट टॉपिक आता है मुद्रा के माप, यानी मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए 4 चीज होती है इकोनॉमी में, आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में। पहला है M1, फिर है M2, फिर है M3, फिर है M4, ठीक है, 4 चीजें हैं। M1 का मतलब क्या है, M स्टैंड फॉर मनी, ठीक है ना। M1 का मतलब क्या है, देखो 3 चीजें हैं, C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब क्या है, जनता के पास कितनी करेंसी है भाई, ठीक है ना। डीडी का मतलब क्या है, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, बैंकों में क्या मांग जमाए रखी हुई है। और अदर डिपॉजिट, आरबीआई के पास जो अलग अलग देशों से डिपॉजिट्स आए होंगे, अलग अलग करेंसी के रूप में जो आए होंगे, वो यहाँ पे अदर डिपॉजिट है। जब इन तीनों को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, मेरा M1 बन जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या M2, M2 में क्या है, वो सभी चीजें जो M1 में थी, और साथ ही साथ डाकघरों के पास बचत जमा है, ठीक है। डाकघर में ही पता है आपको बचत खाता खुलता है, तो उसके पास भी जो पैसा होगा उसको मैं किसमें इंक्लूड कर दूंगा, M1 में इंक्लूड कर दूंगा, तो वो M2 मेरा बन जाएगा। और M3 क्या है मेरा, व्यापारिक बैंकों की निवल सावधि जमा और साथ ही M1 को मैं प्लस कर दूं तो M3। आपको पता है ना व्यापारिक बैंक कौन से होते हैं, वो बैंक जो क्या करते हैं, अपने लाभ के उद्देश्य से काम करते हैं, उसे व्यापारिक बैंक कहते हैं। आरबीआई को छोड़कर जितने भी आप बैंक देखते हो अपने चारों तरफ, वो सभी क्या हैं, आपके व्यापारिक बैंक हैं, ठीक है बच्चों। और सावधि जमा का मतलब क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है ना, एफडी जिसे हम कहते हैं। नेट फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करता है, उसको ऐड कर दूं मैं इसमें M1 में, तो वो मेरा M3 बन के आ जाएगा। M4 क्या है मेरा, जब M3 की सारी चीजों को, यानी M1 प्लस व्यापारिक बैंकों की निवल सावधि जमा को मैं ऐड कर दूं इसमें क्या ऐड कर दूं, डाक खानों की कुल जमाएं, तो क्या निकल के आएगा मेरा, M4 निकल के आएगा, ठीक है बच्चों। राष्ट्रीय बचत पत्रों को छोड़कर है, इतना इस पर ध्यान नहीं देना। राष्ट्रीय बचत पत्र होते क्या हैं, ये बॉन्ड पेपर्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे देखो एक नोट भी लिखा हुआ है M1 के बारे में मैंने क्या बताया, ये सबसे तरल मौद्रिक माप है, और M4 क्या बताया मैंने, सबसे कम मौद्रिक माप है। ये क्यों, ये M1 ज्यादा फ्लेक्सिबल क्यों है भाई, M1 ज्यादा फ्लेक्सिबल देखो इसलिए है क्योंकि इसके पास जो करेंसी है वो हम इजिली क्या कर सकते हैं, जाके कहीं पे भी इसके थ्रू एक्सचेंज कर सकते हैं, इसको कोई लेने से मना नहीं करेगा। मान लो आप कहीं चेक देने जाते हो, चेक के थ्रू पेमेंट करते हो, तो कोई मना कर सकता है ना उसको लेने से, भाई नहीं मैं चेक से पेमेंट नहीं लूंगा, आप मेरे को कैश दे दो या ऑनलाइन दे दो, ठीक है, कह सकता है कि नहीं कह सकता। तो ये क्या होता है, काफी तरल माध्यम होता है, ठीक है, ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है M1। M4 में क्या है, M3 की वो सारी चीजें तो है ही। देखो FD, अब FD किसी की जरूरत है किसी की नहीं है, तो ये कम तरल में इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है। और कोई बॉन्ड लेता है, कोई बॉन्ड, अच्छा इसको तो खैर छोड़ दो। डाक खानों की कुल जमा, डाक खानों के का एग्जांपल क्यों दिया गया है यहाँ पे, देखो डाक खाने में, देखो डाक खाना बैंक, जो डाक खाने में आपका खाता खुलता है वो बैंक के जैसा काम नहीं करता, क्योंकि वो क्या इशू नहीं करता, चेक इशू नहीं करता, वो क्या इशू नहीं करता, आपको डेबिट कार्ड इशू नहीं करता है, ठीक है ना। और भी जो प्लास्टिक मनी और पेपर मनी सब होते हैं ये इशू नहीं करता है वो, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, आपका डाक खानों की कुल जमाओं को मैं व्यापारिक बैंक वाले चीज़ों में नहीं शामिल कर सकता हूँ। और अगर व्यापारिक डाक खानों की कुल जमा इसमें शामिल नहीं होगी तो M4 क्या होगा, सबसे कम मौद्रिक माप होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों कितना छोटा सा था, कुछ ही मिनटों में मैंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा विनिमय वाला चैप्टर खत्म कर दिया।
दिया है और काफ़ी शॉर्ट तरीके मैंने आपको समझाया है, क्योंकि आपके जो 2023-24 के आने वाले हैं, बोर्ड आने वाले हैं क्लास 12 के, तो इसको आप देखो और तुरंत जाओ, बोर्ड देने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प होगी। और इसी तरह आप मेरी वीडियो को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है। और ऐसे ही अपना प्यार मुझे बनाए रखें। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद।